सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। हम अपने सेकंड पार्ट को लेके आए हैं जो कि बीपीएससी 133 का तुलनात्मक शासन और राजनीति, जो कि हमने पहले मैंने आपको बता दिया था 25 क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम के लिए वैल्यूएबल है। उन्हीं 25 में से आपके जो एग्जाम आएंगे तो उसमें से हमने 1 से लेके 12 क्वेश्चन को कवर कर लिया था। आपको उसका जो लिंक है फर्स्ट पार्ट का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया, आप वहां से जाके विजिट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट 13 से लेके 25 तक इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, नागरिक समाज संगठन की भूमिकाओं पर चर्चा कीजिए। इट मीन्स यानी कि जो नागरिक है समाज में उनका जो संगठन बनाया गया है उनकी भूमिकाएं क्या है। तो पहली बात तो ये है फ्रेंड्स कि हर एक शासन व्यवस्था में, हर एक पर्टिकुलर राज्य में या फिर राजनीति व्यवस्था में नागरिकों की जो संगठन बनाई जाती है उसकी एक अहम भूमिका होती है कि वो नागरिक पूरे समाज के लिए उनका क्या दायित्व है या फिर उनका क्या भूमिका है अपने समाज या राजनीतिक व्यवस्था में। तो पहली बात तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें हम यही देखेंगे, इस क्वेश्चन का जो पूछने का जो तरीका है यही है कि जो नागरिक हमारे आम नागरिक है वो जो संगठन बनाए हैं उनका संगठन में बनाने में भूमिका क्या है, तो किस प्रकार शासन व्यवस्था में आगे बढ़ाते हैं, किस प्रकार से राजनीति व्यवस्था का चर्चा या फिर वाद विवाद विमर्श करते हैं कि ये राजनीति ये पार्टी किस प्रकार से शासन कर रही है, तो उनके संगठन का एक महत्वपूर्ण भूमिका देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत और सहभागिता सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यानी कि जो लोकतंत्र है उसके बहुलवादी सिद्धांत, यानी कि बहुलवादी ये देखा जाता है कि आपका पर्टिकुलर देखा जाता है कि बहुत लोगों के लिए आपके जो सिद्धांत है उसके लिए लागू किया जाता है। और सहभागिता सिद्धांत, सहभागिता में ये देखने को मिलेगा कि सबके भागीदार के लिए, यानी कि बहुल मतलब यानी कि बहुत सारे, और सहभागिता यानी कि उसमें भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन इसका देखा जाए इनका जो पैमाना है उन दोनों के बीच अलग अलग पाया जाता है। तो इस स्थिति में जो सहभागिता सिद्धांत है वो जो सबके लिए जो नीति व्यवस्था या सबके लिए कार्य करता है। बहुलवादी एक पर्टिकुलर जो हमारे ग्रुप और हमारे जो संगठन होते हैं जो छोटे स्तर पर होते हैं वो उनके लिए अपने सिद्धांत या फिर नीति व्यवस्था को लाते हैं, तो वो आपके बहुलवादी सिद्धांत कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, वैश्वीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की विवेचना करते हुए इसकी विशेषताओं का बताइए। यानी कि वैश्वीकरण जो है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, यानी कि बोल सकते हैं कि वैश्वीकरण पहले किस स्तर में देखा जाता था, लेकिन अब उसकी जो भूमिकाएं है इसकी विवेचना करनी है, उसके बारे में बताना है। कि पहली बात तो यह कि वैश्वीकरण जो दौर आया है फ्रेंड्स, आपका देखा जाता है वैश्वीकरण के कारण हमारा जो पूरा विश्व है एक दूसरे देश के करीब आ चुका है। उस स्थिति में हमारा देखा जाता है वैश्वीकरण का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वैश्वीकरण शुरू से ही अपना एक बोल सकते हो कि अपना एक स्थिति जमा कर रखा है पूरे विश्व में, जो कि देखा जाता है कि सभी देशों को एकजुट बांधने का काम करता है। तो अब बात कर लेते हैं, आपका जो 16 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, दबाव समूह से आपका क्या समझते हैं। यानी कि प्रेशर ग्रुप, यानी कि प्रेशर जो बोलते हैं कि सरकार पे जो प्रेशर डालने वाले लोग होते हैं वो क्या, आप क्या समझते हो। पहली बात तो यह है कि जब अपनी अधिकारों की मांग की जाती है या फिर अपने विचार या फिर अपने समूह के लिए जब हम कुछ सरकारों से मांग करते हैं और सरकार उस समय पूरी नहीं करती, हमारे अनुसार कानून या फिर नीति व्यवस्था का निर्माण नहीं करता, तो उस स्थिति में हम सरकार पर दबाव डालते हैं, वही हमारा दबाव समूह कहलाता है। अब उसके अंतर्गत आप चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 16 में यही देखेंगे। अब 17 क्वेश्चन नंबर है, आपका देखा जाता है कि वैश्वीकरण का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यानी कि जो वैश्वीकरण है उसका लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, ये एक जो दबाव समूह है इंपॉर्टेंट है, आपका देखा जाता है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के दुनिया में आपका देखा जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव। तो फ्रेंड्स, आपके जो वैश्वीकरण के साथ बहुत ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रभाव पड़ता है कि लोग अब यानी कि लोग एक दूसरे के समीप आ चुके हैं, वैश्विक स्तर पर एक दूसरे से घर बैठे ही दूसरे विश्व के किसी भी कोने के देशों से संपर्क कर रहे हैं। वैश्विक दुनिया में लोगों का जो बोल सकते हो अपने आसपास में माइग्रेशन, यानी कि बोल सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो व्यवस्था है पूर्ण रूप से बहुत ही अत्यधिक रूप में देखने को मिलता है। और लोकतांत्रिक राजनीति की बात कर ली जाए तो वैश्वीकरण के कारण जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें अलग अलग प्रकार से परिवर्तन देखने को मिल रहा है।
तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 था। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। सैनिक शासन व्यवस्था के विभिन्न प्रकारों को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। अब इसके अंतर्गत हम ये देखने को मिलता है कि जो हमारे सैनिक शासन व्यवस्था है उसके जो संक्षिप्त में वर्णन करने की बात कर ली जाए तो हमें ये देखने को मिलता है जो सैनिक है हमारा किन रूपों में कार्य करते हैं, किन कौन कौन सी स्थितियों में सैनिक अपना रोल निभाते हैं। तो पहली बात तो यह है कि जब किसी देश में राजनीतिक व्यवस्था अच्छे से कार्य नहीं कर रहा तो हमारा सैनिक शासन व्यवस्था अलग अलग प्रकार से कार्य करने या फिर बोल सकते हो अलग अलग तरीके से कार्य करने में बाधित हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। एक विकासशील राज्य के विशिष्ट लक्षणों की बात बताइए। यानी कि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो आपका देखा जाता है कि एक विकासशील राज्य है या फिर एक विकसित राज्य। ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, एक विकसित राज्य के विशिष्ट लक्षण, यानी कि एक विकासशील राज्य और आपके विकासशील और एक विशिष्ट यानी कि विकसित राज्य है, उन दोनों के क्या कारण है कि वो एक विकसित राज्य है और एक आपका विकासशील राज्य है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए जाए कि हमारा भारत ही खुद एक विकासशील देश है, जिसमें पर्टिकुलर हम देखते हैं कि कोई भी कार्य है अभी तक बेहतर अच्छे तरीके से नहीं बन पाया। अब जैसे बात कर लीजिए अमेरिका एक विकसित राज्य है जहां पर एजुकेटेड सेक्टर अच्छा है, हेल्थ सेक्टर भी अच्छा है, आपका देखा जाए ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी अच्छा है, मतलब परफेक्ट है हर एक एंगल में। लेकिन अब जो विकासशील राज्य है उनमें क्या है कि जो सेक्टर्स हैं अब धीरे धीरे विकसित होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, वो आपके विकासशील राज्य हैं। और वो जो मैंने आपके पॉइंट्स बना दिए दोनों के पॉइंट्स इसी में कवर हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। आपके अनुसार तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की उपयोगिता क्यों है? फ्रेंड्स ये आपका देखा जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि आपके अनुसार तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की उपयोगिता क्यों है। यानी कि तुलनात्मक राजनीति हम क्यों करते हैं, यानी कि हम तुलना क्यों करते हैं राजनीति व्यवस्था में। तो हम इसमें ये देखेंगे कि तो आपके जो नीति व्यवस्था में कौन से दोनों देशों के बीच जो है वो कौन कौन सी नीतियां बेहतर है, इसलिए हम तुलना करते हैं। आपका ज्यादा नीति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, हमारे देश का विकास करने के लिए, हमारे देश को प्रगति करने के लिए हम तुलना राजनीति व्यवस्था में करते हैं, ताकि ये पता चल सके कि दोनों देशों की राजनीति व्यवस्था कौन से राजनीति व्यवस्था बेहतर है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछने का चांसेस इसमें ज्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं एक संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता बताइए। यानी कि जो एक संघ होता है उसकी, यानी कि संघीय व्यवस्था क्या होती है? एक संघीय व्यवस्था जहां पर एक ही संघ हो, यानी कि एक जो ग्रुप हो, उसी की विशेषता बतानी है। तो पहली बात ये है कि हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी फैसले होते हैं ना, कि मतलब फैसले लेने में समय की बचत होती है, समय बर्बाद नहीं होता, जो निर्णय लेने में आपका देखा जाता है टाइम है उसका खपत नहीं हो पाता। तो ये हमारी विशेषताओं के बाद कुछ विशेषताओं के बारे में हम पर्टिकुलर 21 नंबर क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 22 है राजनीति में दलीय व्यवस्था के बारे में बताइए। यानी कि जो राजनीति है उनमें कितने प्रकार के दल पाए जाते हैं? आपका बोल सकते हैं एक दलीय व्यवस्था, आपका बहुदलीय व्यवस्था, आपका रखा द्विदलीय व्यवस्था, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक दलीय व्यवस्था जहां पर एक ही प्रकार के दल पाए जाते हैं, और द्विदलीय जहां पर दो प्रकार के दल पाए जाते हैं, और बहुदलीय यानी कि दो से अधिक प्रकारों के दल की व्यवस्था को हम बहुदलीय व्यवस्था कहेंगे। तो ये हम राजनीति व्यवस्था में देखेंगे कि कितने प्रकार के दल पाए जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 23 है निर्वाचन फार्मूला को समझाइए। निर्वाचन फार्मूला फ्रेंड्स ये है जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्शंस जो होते हैं, यानी कि निर्वाचित, यानी कि कौन से नेता को निर्वाचन करना है, यानी कि कौन सा नेता को चुनकर लाना है। तो यहाँ पे इलेक्शन व्यवस्था को देखा जाएगा कि इलेक्शन किस प्रकार से आयोजित किया जाता है, किस प्रकार से उसे लागू किया जाता है, कौन कौन से क्षेत्रों को प्रभावित किया जाता है, कितने कितने क्षेत्र इलेक्शन के अंतर्गत आपके उस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, और चुनाव प्रक्रिया यानी कि जो इलेक्शन के जो दौरान जो समय टाइम पीरियड रहता है, निर्वाचन करने का जो टाइम पीरियड रहता है वो कौन सा टाइम पीरियड रहता है, ये सारी बातें हम क्वेश्चन नंबर 23 में आप कवर करेंगे। अब एक आपका क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24, आपका बहुलवादी चुनाव व्यवस्था का वर्णन करें। यानी कि जो बहुलवादी चुनाव है, यानी कि बहुलवादी यानी कि इट मींस यहाँ पे देखा जाएगा कि एक चुनाव व्यवस्था नहीं पाया जाता। आपको भी पता है कि हमारे भारत की बात कर लेते हैं तो हमारे भारत में भी बहुलवादी चुनाव होता है।
क्योंकि भारत में ही कई प्रकार के पार्टी व्यवस्था खड़ी रहती है चुनाव लड़ने के लिए विपक्षी के रूप में। तो यह हमारा जो चुनाव होता है बहुलवादी चुनाव के रूप में होता है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि बहुलवादी चुनाव होता है कहाँ क्या है और ये किन किन देशों में पाया जाता है और इनके फायदे या नुकसान क्या है। तो आप इस तरीके से आप चर्चा कर सकते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25, एकात्मक और संघीय व्यवस्था में अंतर बताइए। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एकात्मक और संघीय व्यवस्था क्या है, उनके बारे में बताना है। तो एकात्मक यानी कि जहां पर एकहरी व्यवस्था पाई जाती है और संघीय व्यवस्था जो कि आपके संघ के अनुसार देखा जाता है वो पाया जाता है। तो स्टूडेंट, तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत अब इसमें हम बात कर लेते हैं। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और एक संघीय व्यवस्था क्या है ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इनमें से इन 25 क्वेश्चंस में भी आपको मैंने बता दिया कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। और आपका देखा जाता है कि ये एक आपका ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस को जिसे मैंने बता दिया। अब उसके अंतर्गत हमने ये आपको मैं फ्रेंड्स बता देता हूँ, अगर इन्हीं क्वेश्चंस में आप बढ़िया से प्रिपरेशन कर लेंगे, जो कि आपका देखा जाता है कि ये आपका वीडियो का सेकंड पार्ट था, जो कि इसके जो जितने क्वेश्चंस थे हमने 13 से कवर करते हुए 25 तक कवर किया है। और इसके जितने भी पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने इससे पहले जितने चैप्टर या क्वेश्चंस को बताए हैं उसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक हमने कवर किया, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया। उसका लिंक आप जाके डायरेक्ट वहां से विजिट करके फर्स्ट से लेकर 12 तक जितने भी क्वेश्चन है उनके बारे में पढ़ सकते हैं। और इन्हीं क्वेश्चंस को अगर फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपके हर साल जो एग्जाम में जो बेटर नंबर लेने का या फिर वंडरफुल मार्क्स लेने का जो आपका सपना है वो पूर्ण हो जाता है या साकार हो जाता है। अब इसी तरीके से आपके जो देखे जाते हैं, अगर इसमें कोई भी आपके डाउट्स होते हैं 25 क्वेश्चंस में कि आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके उन क्वेश्चंस का डिमांड कर सकते हैं कि सर आप इसे एक पर्टिकुलर सिंपल लैंग्वेज में इस पर एक वीडियोस पर्सनली एक इस पर वीडियोस बना दीजिए, तो मैं हम उस पे भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस आपको पैटर्न्स समझ में आ गए हो और इन्हीं क्वेश्चन की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इन क्वेश्चंस को भी आप लोग पढ़ लेते हो तो आपका अप्रोक्स 80 अबव के आसपास मार्क्स आने को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हर साल हर एग्जाम में आपका बीपीएससी में यही इन्हीं सभी क्वेश्चनों में से आपके हर साल पूछे जाते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही वैल्यूएबल या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो आप जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चन का, ताकि हम अपने जो भी है वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दें, ताकि आप उसे अच्छे से कवर अप कर ले। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।